यस। सबसे पहले हम डिमांड चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अब डिमांड क्या होती है, याद रखना, डिमांड होने के लिए मेरे पास दो चीजों का बहुत होना जरूरी है, एक विलिंग और एक एबल। बस ये दो चीजें अगर है, ठीक है, तो वो डिमांड हो जाएगी। कोई भी क्वांटिटी अगर एक कंज्यूमर, अगर एक कस्टमर खरीदना चाहता है और खरीद सकता है, ठीक है, खरीदना चाहता है और खरीद सकता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो हम बोलेंगे कि भैया वो डिमांड है। अब डिमांड दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करूं, अगर मैं बोलूं एक कमोडिटी और एक कंज्यूमर, याद रखना इंडिविजुअल डिमांड में वन कमोडिटी होती है और वन कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक कंज्यूमर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीदना चाहता है और खरीद सकता है, तो मैं बोलूंगा कि भैया वो इंडिविजुअल डिमांड है। मार्केट डिमांड में क्या होता है, कमोडिटी तो एक होती है लेकिन कंज्यूमर मैनी होते हैं, ठीक है। कमोडिटी तो एक ही होती है लेकिन कंज्यूमर बहुत ज्यादा होते हैं। इसका सिंपल सादा एग्जांपल ले लो, अगर आप चाहते हो एक डिश उठा लो, चिली पनीर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मिस्टर ए ईट्स डैश प्लेट ऑफ चिली पनीर या बाइज दैट प्लेट ऑफ चिली पनीर, तो मैं बोलूंगा कि मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहा हूं। और मैं अगर बोलूं 100 पीपल ईट या बाय चिली पनीर, तो वो मेरा मार्केट डिमांड हो जाएगा, ठीक है। एक बंदा एक डिश, तो मेरा इंडिविजुअल डिमांड। बहुत सारे बंदे एक डिश, वो हो गई मार्केट डिमांड। ये पॉइंट क्लियर है। यस। अब डिमांड को क्या क्या चीजें डिटरमाइन करती हैं, जैसे एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या एवरेज है, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसी तरह से डिमांड के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम आएंगे इंडिविजुअल डिमांड पे। देखो, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज को कब खरीदेगा, अगर उसको उसका प्राइस मालूम है, ठीक है। अगर उसको उसका प्राइस मालूम है तो सबसे पहला फैक्टर हो गया प्राइस। वो डिसाइड करेगा कि मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। याद रखना, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब है, प्राइस एंड डिमांड जो है वो इनवर्स रिलेटेड है, ठीक है, वो नेगेटिव रिलेटेड है। ये हम आगे लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड का मतलब होता है कि एक गुड के साथ दो तरह के गुड और चलते हैं। एक चलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इनका प्राइस भी एक कमोडिटी पे इंपैक्ट करेगा, ठीक है। इनका प्राइस भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे इंपैक्ट करेगा। जैसे कि आप कह सकते हो कोक और पेप्सी मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। अगर कोक का प्राइस बढ़ता है तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, उसी प्राइस पे पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। पेप्सी ने अपने प्राइस को छेड़खानी नहीं करी है, छेड़खानी दूसरे गुड्स ने करी है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए ब्रेड और जैम या ब्रेड और बटर, अगर जैम का प्राइस बढ़ता है तो ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप के गुड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे गुड्स के प्राइस भी एक कमोडिटी पे इंपैक्ट डालते हैं। अब दूसरे गुड्स अगर कंपोजिट हैं तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरे गुड अगर सब्स्टिट्यूट है तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा। ये डिटेल में हम आगे एक बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम ही नहीं है तो वो गुड्स नहीं खरीदेगा,
लेकिन डिमांड पर इनकम का क्या इम्पैक्ट होता है, इसके लिए भी मेरे पास दो गुड्स हैं। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। आगे डिटेल में पढ़ेंगे नॉर्मल क्या है, इंफीरियर क्या है। तो नॉर्मल गुड्स पे इनकम का कुछ और इम्पैक्ट होता है, इंफीरियर गुड्स पे इनकम का कुछ और इम्पैक्ट होता है। लेकिन हाँ, इनकम भी जो है वो मैटर करती है डिमांड को डिटरमाइन करने में। आगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी क्या प्रेफरेंस है, ये भी डिमांड को इम्पैक्ट करेगी। जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट है, या हाँ रेस्टोरेंट ही लेते हैं, वहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, पिज़्ज़ा मिलती है, वहाँ पे समोसे मिलते हैं, वहाँ पे मोमोज मिलते हैं, वहाँ पे फ्राइड राइस मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। अब जिसको छोले भटूरे अच्छे लगते हैं वो छोले भटूरे ही खाएगा। मान लो 50 लोग पहुंच गए जिनको छोले भटूरे अच्छे हैं, तो उस दिन छोले भटूरे की डिमांड बढ़ जाएगी। किसी दिन 25 लोग ऐसे पहुंच गए जिनको पिज़्ज़ा पसंद है, उस दिन पिज़्ज़ा की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट और प्रेफरेंस भी इम्पैक्ट डालते हैं डिमांड पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेंज इन प्राइस, अब देखो, अगर किसी को लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, तो डिमांड इस टाइम पर बढ़ या घट भी सकती है। कैसे? अगर किसी को लगेगा कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग उसको भी खरीदेंगे, वो कहेंगे कि अभी सस्ता है। वहीं पर अगर लोगों को मालूम चल जाए कि आगे जाके इसका प्राइस कम होने वाला है, तो लोग अभी उसको नहीं खरीदेंगे। ये वाला पॉइंट नॉर्मली पेट्रोल और डीजल पे चलता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो नॉर्मली पेट्रोल या डीजल पे ही चलता है। अगर लोगों को मालूम चल जाए कि कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो आज रात ही पेट्रोल पंप पे लाइन दिखेगी। वहीं पर लोगों को मालूम चल जाए कि 4 दिन के बाद पेट्रोल सस्ता होने वाला है, तो लोग 4 दिन के बाद खरीदेंगे। तो प्राइस चेंज फ्यूचर ऑल्सो इम्पैक्ट्स द डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या होती है? देखो, ऊपर जो पॉइंट पढ़े हैं हमने वो तो है ही है, उनके अलावा कुछ और पॉइंट भी है मार्केट डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहला आता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, दो अलग अलग है। एक तो पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा डिमांड। उसके अलावा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, इसमें भी कितने एडल्ट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने जो है वो आप कह सकते हो बच्चे हैं। फीमेल में भी वही, कितने एडल्ट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो उनका जो कंपोजिशन है वो भी इम्पैक्ट डालता है। अब एक पर्टिकुलर एरिया में अगर बेबी गर्ल्स ज्यादा है, ठीक है, बेबी गर्ल्स ज्यादा है, तो बेबी गर्ल्स प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। वहीं पर एक एरिया में अगर बेबी बॉयज है, तो बेबी बॉयज की डिमांड ज्यादा होगी। तो कंपोजिशन और साइज भी इम्पैक्ट करता है डिमांड पे। उसके बाद सीजन और वेदर, जैसे इस टाइम पे बरसात का सीजन है, तो किसकी डिमांड ज्यादा होगी? रेनकोट, अम्ब्रेला, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। जब सर्दियां आती हैं तो वुलन क्लोथ्स की हो जाती हैं, जैकेट, स्वेटर्स। जब गर्मियां आती हैं तो कॉटन के कपड़ों की डिमांड हो जाती है। तो सीजन और वेदर भी मेरा इम्पैक्ट डालते हैं डिमांड पे। आखिरी पॉइंट आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी। अब एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए जो अमीर लोग रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, तो वो पैसा खर्च करेंगे। वहीं पर एक जगह मिडिल क्लास लोग रहते हैं तो कम होगा। वहीं पर अगर एक जगह गरीब लोग रहते हैं तो वो सोचेंगे, तो वहां पे भी डिमांड एक पर्टिकुलर गुड की कम हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक वन ऑफ द फैक्टर है जो डिमांड पे इम्पैक्ट डालता है।
तो टोटल हमने कितने पढ़े, 3 हमने इसमें पढ़े और 4 हमने इसमें पढ़े इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल के 4 हैं, लेकिन याद रखना मार्केट डिमांड के 7 हैं, 4 + 3, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 3। क्लियर हो गया? यस यस सर। अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल बेसिकली मुझे रिलेशनशिप दिखा प्राइस की और डिमांड की। ठीक है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दोनों मुझे रिलेशन दिखाते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। दोनों का काम एक ही है। फर्क क्या है? डिमांड शेड्यूल टेबुलर होती है और डिमांड कर्व मेरा ग्राफिकल होता है, बस यही फर्क है। ठीक है, अगर मैं टेबल में लिख रहा हूं तो शेड्यूल है, और अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो मेरा वो कर्व बन जाएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड देखिए, ये जो चीज बनाई है ये डिमांड शेड्यूल है और ये डिमांड कर्व है। यहाँ पे प्राइस गिर रहा है तो आप देख रहे होंगे कि आपकी डिमांड राइज कर रही है। ठीक है, जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, वाई एक्सिस पे प्राइस लूंगा, एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी लूंगा, और डिमांड कर्व हमेशा है डाउनवर्ड, नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट। ये चीजें याद रख लेना, ये 3 है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप और लेफ्ट टू राइट जाता है। ये मार्केट डिमांड कर्व भी वही है। अब मार्केट डिमांड जो है वो ज्यादा फ्लैट होता है इंडिविजुअल के लिए। रीजन, इसका मेन रीजन ये है कि मार्केट डिमांड में जो चेंज आता है ना, वो इंडिविजुअल डिमांड के मुकाबले ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, क्योंकि मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड का सम होता है, इसलिए मार्केट डिमांड जो है वो ज्यादा फ्लैट है। इसको दिमाग में बिठा लेना। ये आ सकता है कि कौन सा जो है वो असर्शन और रीजनिंग में भी आ सकता है कि मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, रीजन क्या है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। याद रहेगी कि भूल तो नहीं जाओगे? नो सर। नो सर। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, याद रखना क्वांटिटी में नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड में है, हमेशा इनवर्स रिलेशन है। यहां पे ना हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि आप किसी का प्राइस ले लीजिए और किसी की क्वांटिटी डिमांडेड ले लीजिए, ये हमेशा उल्टा भागेंगे। ठीक है, उल्टे भागने का मतलब है अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटी नीचे आएगी, और अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो क्वांटिटी ऊपर जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमने भी जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे ना, 7 फैक्टर्स, उसमें सबको कांस्टेंट मानते हैं सिर्फ प्राइस को छोड़ के। किसका प्राइस? प्राइस ऑफ कमोडिटी का। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं शर्ट की बात कर रहा हूं तो हम इसके प्राइस को मानेंगे चेंज हो रहा है बस, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, एल्स इज कांस्टेंट, सॉरी एल्स, हाँ एल्स इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज। सिर्फ प्राइस ही चेंज होगा और कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। डिमांड कर्व की याद रख लेना, हमेशा डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लोप होती है। और नेगेटिव स्लोप मुझे क्या बताती है? नेगेटिव स्लोप मुझे ये बताती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स
तभी खरीद सकता हूं जब मेरा प्राइस कम हो। ये चीज याद रख लेना। लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला इनवर्स रिलेशन है। दूसरा, वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बताता है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वो ये नहीं बताता कि कितना चेंज आएगा, ठीक है। वो सिर्फ मुझे ये बताता है कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज होगी, बस। कितना चेंज हो रहा है वो मुझे इलास्टिसिटी बताता है, ठीक है। ये चीज याद रख लेना कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट स्पेसिफाई द चेंज, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट स्पेसिफाई द चेंज। वो मुझे कौन बताता है? इलास्टिसिटी बताता है। कहीं लिखना है, इसको लिख लो। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है प्राइस राइज डिमांड फॉल, ठीक है। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरी, पर हाउ मच ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। ये मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि अगर 10% मेरा प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितने परसेंटेज से गिरेगी। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे बताएगी। याद रहेगा? अब ये चीज भी याद रखना कि ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव लॉ नहीं है। क्वांटिटेटिव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझे बताता नहीं है कि कितना चेंज आएगा। क्वालिटी बताता है बस कि क्या चेंज आएगा, ठीक है। ये मुझे बताता है क्या, कितना नहीं बताता, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव लॉ है, ना कि क्वांटिटेटिव लॉ। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर क्या Yes, चेंज आएगा मतलब? क्या चेंज आएगा? मान लो प्राइस अभी 10 रुपए है, ठीक है। प्राइस मेरा 15 रुपए हो गया, तो डिमांड मुझे ये बताएगा, लॉ ऑफ डिमांड, कि डिमांड क्वांटिटी जो है वो गिरेगी, आप कम खरीदोगे, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है आप कम खरीदोगे, लेकिन मुझे ये नहीं बताता कि कितना कम खरीदोगे आप, ठीक है। कितना जो है ना, Yes. कितना, वो मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड बस ये बोलेगा। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आप सड़क पे जा रहे हो और आप गिर गए, आपके घुटनों में चोट लग गई। चोट लगेगी, कितनी चोट लगी है वो कौन बताएगा? डॉक्टर। डॉक्टर। आप गिरे हो, चोट लगी, तो यही चीज डिमांड में है कि प्राइस बढ़ा, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड गिरी, कितनी गिरी, कितनी गिरी, ये मुझे इलास्टिसिटी बताएगा। क्लियर हो गया? यस। अच्छा, अजम्पशंस, ये सारे अजम्पशंस हैं, ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस ही चेंज होता है, बाकी सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप नो चेंज भी कह सकते हो। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब बात उठती है कि हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों रखते हैं। सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि देखो, डिमांड जो है ना, ये डिमांड को बहुत सारे लोग अटैक करते हैं। फैक्टर्स है जो इस पे इम्पैक्ट डालते हैं,
ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि भैया एक पर्टिकुलर चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूं, जिस चीज का मुझे इम्पैक्ट देखना है ना, मैं उसको मान लेता हूं कि वो चेंज हो रहा है, और बाकी सारे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट रख लेता हूं। बस यही रीजन है कि जो चीज, जिस चीज का मुझे इम्पैक्ट पता करना है वो ही चेंज हो रही है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, बस, और कुछ नहीं है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब दो चीजें और आती हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले मैं क्वांटिटी डिमांड का चेंज बता रहा हूं। क्वांटिटी चेंज के डिमांड में क्या होता है, प्राइस चेंज होता है। किसका प्राइस? कमोडिटी का। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है कि प्राइस चेंज होता है। दूसरा, डिमांड कर्व सेम रहता है। ठीक है, आपका जो डिमांड कर्व है वो आपका सेम रहेगा, डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा। इसमें मूवमेंट होती है। क्या होती है? मूवमेंट। मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट जो है वो या तो अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, मूवमेंट या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी। अगर आपकी मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, अगर आपकी मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, उस केस को मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब आपकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आपकी डिमांड कम हो रही है। यहां पे गलती मत कर देना, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरी डिमांड बढ़ रही है। नहीं, ऊपर जाने का मतलब है कि आपका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, इसको प्राइस दिमाग में रखो बस। डाउनवर्ड का क्या मतलब है? एक्सपेंशन इन डिमांड। दिमाग में सिर्फ प्राइस बिठा के रखो। ठीक है, कि अगर प्राइस तो डिमांड कर्व के ऊपर जा रहे हो, प्राइस कम हो रहा है तो आप डिमांड कर्व के नीचे आ रहे हो। ठीक है, तो यही चीज इसमें याद रखनी है कि प्राइस चेंज होता है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, डिमांड कर्व सेम रहता है, मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व रहता है। अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और अगर आप नीचे की ओर आ रहे हो तो एक्सपेंशन इन डिमांड होता है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, देख लीजिए। ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका करंट सिनेरियो है। ठीक है, ये आपका करंट सिनेरियो है, जिसमें ओपी प्राइस है और ओक्यू क्वांटिटी है। मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, प्राइस ए हो गया P1। अब देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q। अच्छा, अगर ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट को मैं B ले लूं, तो देखो जैसे आप ऊपर जा रहे हो, क्या आपकी डिमांड कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। वहीं पर इसको P3 दे देता हूं, इसको Q3 दे देता हूं। अब आप नीचे आओ, अगर इस पॉइंट को नाम G दे दूं, तो देखो अगर नीचे आ रहे हो तो आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए ऊपर जाने को मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना। नीचे आने को कहता हूं एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. अब एक चीज और याद रखना, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, आप वाई एक्सिस की तरफ भागोगे।
आप देख रहे हो यहाँ ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हो। याद रखना, आपकी मूवमेंट लेफ्टवर्ड हो रही है, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आप लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हो, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड लेफ्टवर्ड खिसक रही है। वहीं पर अगर होता है तो आप वाई एक्सिस से दूर भागते हो, मतलब आप राइट हैंड साइड में जाते हो। ठीक है, ये चीजों को ना थोड़ा सा समझ के करना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इससे और सारे वेरिएशन भी बना सकते हो। अब आते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, यही सारा लिखा हुआ है। when there is change in quantity demanded due to change in price only, it is known as change in quantity demanded. It is also known as movement along the same demand curve. the concept है, समझाया गया है। अब change in demand क्या होता है, देखो change in demand, change in demand में क्या होगा ना, प्राइस चेंज नहीं होगा। चेंज इन डिमांड में क्या होगा, अदर फैक्टर्स चेंज। ठीक है, प्राइस सेम है। अब चूंकि मेरा प्राइस सेम है, इसलिए इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व चेंज हो जाता है। ठीक है, चूंकि प्राइस सेम है इसलिए इसमें डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा। अब डिमांड कर्व जब चेंज होगा, या तो वो राइट जाएगा या तो वो लेफ्ट जाएगा। राइट का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज, और लेफ्ट का मतलब है नेगेटिव, मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो अगर राइट जा रहा है तो यहां पर डिमांड चेंज हो रही है, याद रखना, यहां पे डिमांड चेंज होगी। और लेफ्ट जा रहा है तो यहां पर डिमांड चेंज होगी, लेकिन क्या फर्क है, यहां पे डिमांड इंक्रीज होगी, यहां पे होगी। दोनों में फर्क समझ में आ गया। Yes, sir. यहाँ पे वही समझाया गया है और कुछ नहीं है। ये डिफरेंसेस हैं एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के। इट रेफर्स टू rise in quantity demanded due to fall in goods. It refers to fall in quantity demanded due to rise in prices. वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट होता है। डाउनवर्ड को मैं इंक्रीज इन क्वांटिटी कहता हूं, कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज इन क्वांटिटी कहता हूं। और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज ये अच्छे से समझ लेना, ये गलती करोगे। डाउनवर्ड का मतलब इंक्रीज है, ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पे प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी से नहीं आया है। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज है, उसका डिक्रीज है। चलिए अब आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मेरे वो गुड्स होते हैं जो आप एक के बदले दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पेप्सी नहीं मिल रही आप कोक ले लोगे, अगर आपको पेप्सी नहीं मिल रही आप कोक ले लोगे, अगर आपको कोक नहीं मिल रही आप थम्स अप ले लोगे, अगर आपको थम्स अप नहीं मिल रही तो आप लेमन सोडा ले लोगे। ठीक है, अगर आपको चीज पिज्जा नहीं मिल रही है, अगर आपको पिज्जा हट की पिज्जा नहीं मिल रही है तो आप डोमिनोज की पिज्जा खा लोगे। बर्गर मोमोज नहीं मिल रहे हैं तो फ्रेंच फ्राई खा लोगे। ठीक है, एक फास्ट फूड नहीं मिला दूसरा फास्ट फूड खा लिया। इस टाइप के गुड्स को मैं कहता हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब याद रखना, डिमांड जो है, डिमांड ऑफ अ गिवन क्वांटिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पर डिमांड हम ले रहे हैं ए की, ठीक है, डिमांड ले रहे हैं ए की, प्राइस ले रहे हैं बी का। ठीक है, डिमांड ले रहे हैं ए की,
प्राइस ले रहे हैं बी का। अब देखो, अगर प्राइस ऑफ बी मेरा इंक्रीज हुआ, मेरा बी का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो बताओ बी में क्या होगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अपवर्ड मूवमेंट की डाउनवर्ड मूवमेंट? सर अपर। साची जी आप बताओ, अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट? अपवर्ड। चलो, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब है कि अगर आपको बी नहीं मिला तो आप ए ले लोगे। अब बी का प्राइस बढ़ गया, क्या आप बी को खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। आप किसको खरीदोगे? आप ए को खरीदोगे। आप ए को खरीदोगे ना, क्योंकि दोनों सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहे हैं आपको। तो ध्यान रखना, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है और दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाती है, या इसको ऐसे लो, अगर गुड ए का प्राइस rise in price of A leads to rise in quantity of B, ठीक है। राइज इन क्वांटिटी ऑफ बी, तो ये कैसे गुड्स हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। राइज इन क्वांटिटी नहीं आएगा, राइज इन डिमांड आएगा। राइज इन डिमांड ऑफ बी, तो वो कौन से गुड्स हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स is directly related to demand, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस दूसरे अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड से डायरेक्टली रिलेटेड है। प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, इसका प्राइस घटेगा, उसकी डिमांड घटेगी। क्लियर हो गया? अगर डाउट है तो पूछ लो। साची क्लियर है? यस सर। यहाँ पे वही बताया गया है सारा कुछ, ठीक है। अब याद रखना, जो दूसरा गुड जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें हमेशा चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? चेंज इन डिमांड आएगा। डिमांड क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि वो उसकी जो क्वांटिटी, जो मतलब उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, उसका प्राइस तो कांस्टेंट है, उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हुआ जिसकी वजह से उसकी डिमांड चेंज हो रही है। और आपको मालूम है कि जब चेंज इन डिमांड में खुद का प्राइस चेंज नहीं होता है, दूसरे फैक्टर्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज इन डिमांड होगा। डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स हैं जो साथ साथ यूज होते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, टुगेदर यूज होते हैं, ठीक है, जो साथ साथ यूज होते हैं। जैसे कि सॉक्स एंड शूज, सॉक्स एंड सैंडल्स, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। अब यहां पे क्या होगा? अगर शूज का प्राइस बढ़ेगा तो सॉक्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सॉक्स लोग कम पहनते हैं, शूज के साथ ही पहनते हैं या सैंडल्स के साथ पहनते हैं, ठीक है। तो एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो रही है, तो वो कौन से क्या गुड्स कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर ओके। हुआ?
यस कोई सर। डाउट है तो पूछ लो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। पक्का? तो यहाँ पर यस प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज समझाई गई है। आगे क्या आ जाएगा? नॉर्मल गुड्स, दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर की इनकम अगर इसको ना नॉर्मल गुड्स मत समझो, इसको समझ लो आप आप कह सकते हो गुड क्वालिटी क्लोथ्स, गुड क्वालिटी गुड समझ लो समझने के लिए, ठीक है। गुड क्वालिटी समझ लो। अब ये बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप अच्छे कपड़े खरीदोगे या बेकार कपड़े खरीदोगे? नॉर्मल सी बात है, अच्छे कपड़े खरीदोगे। बताओ, आपकी इनकम बढ़ने से क्या अच्छे कपड़ों की डिमांड बढ़ी? यस बढ़ी। यस तो नॉर्मल नॉर्मल गुड्स की डिमांड हमेशा बढ़ेगी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, और अगर कंज्यूमर की इनकम घट रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? फिर आप ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदोगे। अगर किसी की कम इनकम है तो वो ब्रांडेड क्लोथ नहीं खरीदेगा, वो चीप क्वालिटी के खरीदेगा। वहीं पे किसी की इनकम ज्यादा है तो वो ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स जो है, याद रखना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किससे? इनकम ऑफ कंज्यूमर से। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे वैसे डिमांड भी इनकी कम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? यस यस सर। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि ये एमसीक्यू में एक आ सकता है सवाल कि मैक्सिमम गुड्स जितने भी होते हैं वो सब नॉर्मल होते हैं। सर, आपने पहले बताया अब था। हाँ मालूम है, याद है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं इंफीरियर गुड्स पे। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स आप कह सकते हो कि नॉन ब्रांडेड कपड़े हो गए, इसको आप नॉन ब्रांडेड कपड़े समझ लो, ठीक है। अब लोग नॉन ब्रांडेड कब खरीदते हैं? जब उनके पास पैसा कम होता है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये उल्टा चलते हैं, ठीक है। इनकम एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स आर इनवर्स, ठीक है। ये इनवर्सली रिलेटेड है। कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। बाकी बाकी याद रख लेना, अगर कंज्यूमर की इनकम, अच्छा कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो आपको मालूम है कि इंफीरियर की डिमांड कम होगी। इसका क्या मतलब है? कि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। इसमें मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, ये किसी और फैक्टर की वजह से राइट और लेफ्टवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज गलती मत करना। हाँ बताओ, आज जो चीज हमने रिवाइज करी उसमें कोई डाउट है?